हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड की तरफ से बीएमटी बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में जो 30 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो जल्दी से आप लोग जो है अपने कॉपी निकाल लो या अपने क्वेश्चन को निकाल लो और वहां से आप लोग मैच कर लो कि आप लोगों का कितना कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको बता देना कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और एक बात, क्वेश्चन आपका चाहे सही शायद ज्यादा सही हुआ है या कम सही हुआ है, अब इस पे आप लोग ध्यान मत देना। आप जो है कल जो आप लोगों का बिजनेस स्टडी का एग्जाम होगा, तो बिजनेस स्टडी के लिए हम जितना भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दिए हैं, अगर आप उन सारे पीडीएफ को कर लेते हो तो 100% ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव उसी के अंदर से आएगा, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो जितना भी पीडीएफ राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम पे दिए हैं, अच्छा से उसको जरूर कर लेना। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखो, तो जो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन में पूछा गया था इफ 70, k, 100 आर इन एपी। अगर एपी में है तो के का वैल्यू बताइए। तो आप लोगों को, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। हम बस आंसर बता दे रहे, ठीक है। 1 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1 का राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हम डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट जो है वो मैच करते जाना। ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो एचपी दिया गया था और एचपी दिया गया है 1/10, 1/8, 1/6। तो इसका बोला है फिफ्थ टर्म। तो ये तो आप देख के ही बता सकते हो। पहला टर्म 1/8 है, दूसरा टर्म पहला टर्म 1/10, दूसरा टर्म 1/8, तीसरा टर्म 1/6। तो नीचे से दो दो घट रहा है, तो फोर्थ टर्म होता 1/4 और फिफ्थ टर्म होता 1/2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये देखो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है द nth टर्म ऑफ एन ईपी। जब हम लोग एपी निकालते हैं तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम सबको पता है एन टर्म का फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल टू ए प्लस ब्रेकेट n माइनस 1 इंटू डी। तो एन टर्म का फॉर्मूला पूछा है तो फॉर्मूला होगा tn इज इक्वल टू ए प्लस ब्रेकेट n माइनस 1 इंटू डी। 1 का आंसर, सॉरी 3 का आंसर होगा बी, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है द वैल्यू ऑफ 10p2, यानी कि ये एनपीआर का फॉर्मूला बोला गया है। अगर आप साइड में देख पा रहे हैं तो जो स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा है वो बगल में इसका सोल्यूशन करके रखा है। तो अगर आप लोगों ने भी इस तरीके से सोल्व किया है तो 4 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। 4 का आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम एनपीआर का फॉर्मूला पूछा। तो हम सबको पता है एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला गया है द वैल्यू ऑफ 10CR। देखो बीच में सी दे दिया है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बोला है। तो जब आप इसको 10CR को जब आप सोल्व करोगे, 10C6 को जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर निकल करके आएगा 210, यानी 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 6 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 7 पे। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली जो है हम लोगों का डिटर्मिनेंट्स है और मल्टीप्लाई करके सोल्व करने बोला था। तो 5 से x को मल्टीप्लाई करते, 2 को 10 को मल्टीप्लाई करते, तो 5x माइनस 20 को उधर भेज देते, x से डिवाइड करते 20 को, तो निकल करके हम लोगों का जो है वो 4 आ जाता। तो 7 का राइट आंसर है 4, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और सारा का सारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपको बुक का पूछा गया है। बुक के बाहर से कुछ नहीं पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन बुक के बाहर से नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 पे बोल रहा है दो मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और इन दोनों को ए प्लस बी करने बोला है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो भाई सिंपल है, देखो 3 में हम लोग जोड़ेंगे 4 को तो 7 होगा। तो देखो ऑप्शन में 7 कहाँ है? देखो ये पहली बार हमको मिल गया ऑप्शन डी में, ठीक है। वैसे ही 1 को अगर हम लोग 7 से जोड़ते तो 7 और 1 क्या आता? 8। एकदम नॉर्मल अगर क्वेश्चन बनाते तो उसी से इसका आपका आंसर निकल के आ जाता। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 8 हो गया। 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक मैट्रिक्स दिया गया है हमका, ए इज इक्वल टू दिया है 8 2 3 4 5 6। आपको क्या निकालने बोला था? 5a। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स ए दिया है इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते, तो पूरा 8 2 3 4 5 6 सबको मल्टीप्लाई करते। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों का जो है वो निकल करके आ जाता 8 5 40, यानी हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 को जब आप सोल्व करते तो इसका ऑप्शन नंबर बी आता, ठीक है। 9 का कितना आंसर आता? ऑप्शन नंबर बी। बस मैट्रिक्स है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके दिखा देते, ठीक है। चलो 9 हो गया। आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है।
यहाँ पे दिया गया है, ये भी बुक का क्वेश्चन है। इफ ए इज इक्वल टू एक सेट थ्योरी है ए माइनस बी, तो इसका कौन जो है इसका सबसेट नहीं होगा। तो ये जो जीरो है ये सबसेट नहीं होगा, बाकी ये ए और बी का सबसेट ए भी होगा, ए बी भी होगा और फाइव भी होगा। कौन इसका सबसेट नहीं होगा, इसका सबसेट नहीं होगा जीरो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 का आंसर होगा ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे बोल रहा है व्हाट इज सिंगलटन सेट। तो आपको हम बताए भी थे कि सिंगलटन सेट जो है वो ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। कोई एक ऐसा सेट जिस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज ए सेट विथ ए सिंगल एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है वो सिंगलटन सेट कहलाता है। 11 का आंसर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे यहाँ पे बेसिकली ये भी सिंपल है। यहाँ पे हम लोगों को क्या किया है ना, यहाँ पे हम लोगों को दो सेट थ्योरी दे रखा है, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है और सेट ए दे रखा है, और हमको निकालने बोला है ए के ऊपर माइनस का सिंबल, यानी ये जो हम लोगों का यूनिवर्सल सेट है उसको माइनस करेंगे ए से। ये भी हम लोगों का सेट थ्योरी का जो है वो बुक का क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से सोल्व किए होंगे, कुछ नहीं करना है, दोनों सेट को आपस में माइनस कर देना है, डिफरेंस निकालना है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4 इसका डिफरेंस आएगा। क्योंकि देखो यहाँ 2 है सेकंड सेट में नहीं है, यहाँ 4 है सेकंड सेट में नहीं है, और बाकी सारा डिजिट तो है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 नंबर पे बोल रहा है द डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट ऑफ x 3 x का पावर 4 व्हाट आर द x वैल्यू। आपको हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। तो हम आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करवाए थे और बोले थे कि इसमें कुछ नहीं करना होता है, नीचे वाला 3 और ऊपर वाला 4 को मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 तिया 12 हो जाएगा, x का x लिखना और ऊपर जो 4 है उसमें से 1 घटा देना तो 3 आएगा, यानी 12x का पावर 3 क्या आएगा, 12x का पावर 3। हम नॉर्मल समझाए थे इसको, 4 और 3 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई होता है और पावर में से 1 घट जाता है। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है आपको y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो आपको इंटीजर निकालना यानी डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx। तो अगर आप इसको सही से सोल्व किए हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को बोले थे कि अगर एग्जाम में देना रहा तो यही क्वेश्चन देगा, नहीं तो नहीं देगा, और हम इसका नॉर्मली आप लोगों को आंसर याद रखने के लिए बोल दिए थे। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे इंटीजर निकालने बोल रहा है 4x3 और x के वैल्यू में। देखो वहां पे डिफरेंशिएट बोला था, यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है, इंटीजर। तो जब आप इसका इंटीजर निकालोगे तो इंटीजर इसका आएगा x का पावर 4 प्लस c, x का पावर 4 प्लस c, यानी 15 का राइट आंसर होगा बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 पे देखो क्या बोल रहा था, यहाँ पे बोला गया था द अर्थमेटिक मीन -2 0 2 16 और -6 का अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, इन सबको जोड़ेंगे और जितना नंबर है उसको डिवाइड करेंगे। तो -2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 16 -6, इन सबको जोड़ते तो प्लस माइनस करके 10 आता, और टोटल ये 5 डिजिट है तो 5 से इसको हम लोग क्या करते, डिवाइड कर देते। तो जब 10 को 5 से डिवाइड करते तो 2 आता, तो इसका राइट आंसर होता 2। 16 का राइट आंसर बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो 17 नंबर भी एकदम हल्का है। क्या बोला है क्वेश्चन पे, देखो 17 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट इन द मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। जब आप मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी निकालते हो तो किसको निकालना डिफिकल्ट होता है। देखो मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी में ना मीन को निकालना जो है वो डिफिकल्ट होता है। किसको निकालना, मीन को निकालना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, 17 का आंसर ए। इसके बाद आते हैं हम लोग 18 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल मीन। कौन यहां से मैथमेटिकल मीन नहीं है, तो आप खुद भी देख के बता सकते हो, मोड। बाकी इसका देखो ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये मैथमेटिकल मीन होता है। मोड जो है वो मैथमेटिकल मीन नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या बोला था, मोड निकालने बोल रहा है 0 15 18 19 20 22 25 0 और 4। तो हम सबको पता है मोड का मतलब होता है विच नंबर कम्स मोर टाइम दैट इज मोड, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो मोड आएगा। तो देखो यहाँ 0 एक बार और 0 2 बार, 0 जो है वो 2 बार आया है, बाकी सब डिजिट एक एक बार आया है। तो इसका राइट आंसर होगा 0, यानी कि सी। 19 का आंसर होगा सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर पे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोगों को जो है वो मीडियन निकालने के लिए बोला है, और मीडियन है 4 9 12 15 9 और 8। अच्छा, यहाँ जो है वो ऑप्शन मेरे ख्याल से हम जहां तक इसको देख रहे हैं हमको जो है वो ऑप्शन जो है वो गलत लग रहा है। देखो सिंपल सा बात है भाई, मीडियन का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। मीडियन का मतलब मिड वैल्यू। तो ये जो 4 9 12 15 7 और ये जो 18 है, दो ऑप्शन है यहाँ, या तो फिर ये 17 जो है यहाँ पे गलती से आप लोगों को जो है वो 17 दे दिया है। अच्छा 7 दे दिया है। अच्छा अगर 7 गलती से भी नहीं दिया है तो बताओ हम लोग जो है इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते भाई।
सिंपल सा बात है, मीन निकालने मीडियन निकालने, चूंकि ये तो हम लोगों का आपका ये सीरीज है, ये तो इंडिविजुअल सीरीज है, तो मीडियन कैसे निकलता है? मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 आइटम। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते, यानी हम जब इसको कैलकुलेट किए तो कैलकुलेट करके जो है वो मेरा आंसर जो है जो आया, यहां से जो है वो मेरा आंसर जो है वो मैच नहीं किया। 20 में जो मेरा आंसर आया था वो आया था मेरा 10.5, लेकिन 10.5 जो है यहाँ ऑप्शन में मेरा कहीं नहीं है। तो 19 का 20 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? हम थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, आप लोग इसका 20 का आंसर क्या बनाए हैं वीडियो में कमेंट करके हमको बता दोगे, ठीक है। चलो 20 हो गया, इसके बाद आते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो करेक्ट होता है भाई GM इज इक्वल टू रूट AM इंटू HM, ठीक है, GM इज इक्वल टू रूट AM इंटू HM। 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 22 पे बोल रहा है इन द केस ऑफ इन अनइक्वल साइज ऑफ आइटम। अगर अनइक्वल साइज ऑफ आइटम होता है तो क्या होता है? देखो अनइक्वल अगर कभी भी आइटम का साइज होता है तो उसके कॉन्सेप्ट हम सिखाए थे, ये जो मीन होता है वो बराबर, मीन जो है वो बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन जो वो बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। ये इसका सीक्वेंस जो है वो भागेगा, यानी मीन ग्रेटर देन GM और GM जो होगा वो ग्रेटर देन होगा HM से। अच्छा ऑप्शन में देखो तो कहीं भी क्या ये सीक्वेंस आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर D। और हमको जहां तक लगता है बहुत सारे स्टूडेंट शायद ऐसे भी होंगे कि आप लोग जो है शायद जो है वो इसको ऑप्शन नंबर B को टिक मार के आए हैं, लेकिन इसका राइट सीक्वेंस जो है वो ये होता है, जब कभी भी सीरीज अनइक्वल होगा तो मीन बड़ा होगा GM से और GM बड़ा होगा HM से, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस में जो है वो नहीं दिया है, तो हम इसको ऑप्शन नंबर D मान करके चल रहे हैं, ठीक है। चलो 22 नंबर हो गया। 22 के बाद 23 पे बोल रहा है व्हेन नो ऑब्जर्वेशन इन इज देयर AM इज HM इज डिफाइंड एज। बोला गया है अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है तो HM को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। कब? जब ऑब्जर्वेशन क्या हो? 0 हो, तब जो है HM को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो 24 नंबर पे क्या बोल रहा है y और 0। तो ये बेसिकली जो हम लोगों का जो है वो इंटर टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, तो ये जो 24 होगा उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, ठीक है। y इज इक्वल टू T इंटू S इंटू C इंटू I होता है, ठीक है। आगे 25 नंबर पे बोल रहा है द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स कोजेज सीजनल वेरिएशंस आर। जब आप सीजनल वेरिएशन निकालते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मौसमी को देखना, यानी कि वेदर एंड सोशल कस्टम्स। 25 का आंसर होगा A। 25 हो गया। 26 में आते हैं। 26 नंबर पे देखो क्या बोल रहा है। 26 नंबर पे बोला गया है द सीजनल फ्लक्चुएशंस आर। ये जो सीजनल फ्लक्चुएशन होता है वो किस तरीके का होता है? तो 26 का राइट आंसर होगा B, पीरियोडिक एंड रेगुलर। 26 हो गया। आते हैं 27 पे। देखो 27 नंबर क्वेश्चन में जो है हम डायरेक्ट इसका आपको आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका 11 डिवाइडेड बाय 26। 11 डिवाइडेड बाय 26। अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूजन है कि कैसे आया तो हम थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा देखना इसको। हाँ इधर लिखेंगे। अच्छा बोल रहा है 52 ताश का एक गड्डी है जिसमें से एक कार्ड निकाला गया, उसका फेस कार्ड या स्प्रेड होने का प्रोबेबिलिटी, बीच में या बोला है यानी प्लस करना है। अच्छा फेस कार्ड बताओ तो फेस कार्ड कितना गो होता है? 12 गो जो है वो फेस कार्ड होता है। गुलाम, बेगम, बादशाह, ये 3 कार्ड फेस कार्ड वाला होता है, सब में 4-4 कार्ड होता है, तो 4 तिया 12, तो ये मेरा 12/52 होता। फिर और बोला है तो प्लस करते, क्या होना चाहिए? स्पेड, तो एक स्पेड 13 गो होता है। स्पेड का मतलब होता है वो हुकुम का डिजाइन का, पान का पत्ता वाला, ठीक है, 13 गो होगा। अच्छा इस 13 गो में से तो 3 गो तो पहले ही जो है हम लोग ले चुके हैं ना फेस कार्ड में, तो 3 गो को माइनस कर दो तो बचेगा कितना गो? 13 से 3 घटा तो बचेगा 10 गो, 10/52, ठीक है। तो ये मेरा टोटल हो जाएगा आपका 22/52 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 11/26, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर होगा C, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर देखो 28 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6 इज थ्रो ए डाइस। एक डाइस को अगर एक बार फेंका जाएगा तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी, तो एक डाइस को एक बार फेंका जाएगा तो 6 एक बार आएगा, और टोटल सम जो है वो 6 है, तो 1/6 इसका राइट आंसर होगा। 28 का आंसर C। 29 नंबर पे देखो पिछले साल भी इस तरीके का एमसीक्यू पूछा था, इस साल भी पूछा। इंटरपोलेशन करने बोला है y-1 का पावर 2, तो इसको जब आप तोड़ोगे तो इसका फॉर्मूला ये होगा y नीचे में पावर 2 -2y1 प्लस y0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यानी 29 का राइट आंसर होगा A। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे बोल रहा है आपका डॉट गिव्स फोरकास्ट फॉर मोर फ्यूचर यानी एक्स्ट्रापोलेशन, इंटरपोलेशन, मोड मीन, इससे किसको कैलकुलेट करने से फ्यूचर के बारे में पता लगाया जा सकता है? तो सर जी एक्स्ट्रापोलेशन यानी कि बाह्यगणन, ठीक है। तो 30 का राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर A।
सारा क्वेश्चन हम बता दिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर हम गलत बताएं तो बेझिझक आप हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे। बिजनेस स्टडी के लिए जो आप लोग तैयारी करना चाहते हैं हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि जितना भी मॉडल पेपर, जितना भी पीडीएफ, जितना भी एमसीक्यू हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दिए हैं, अगर आप उन चीजों को अच्छा से कर लेते हैं तो कल का आप लोगों का एग्जाम बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा जाएगा। इसलिए राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जो भी चीज आप लोगों को दिए हैं उन चीजों को कर लो, कल का एग्जाम बहुत 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 अच्छा आप लोगों का जाएगा। ठीक है, चलो जी, बाय, टेक केयर।